गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स जो कि है क्वेश्चंस पूछते चलिएगा, एक एक करके इसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, fields and potentials arising from the static charges। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में अभी आएगा, तुम लोग के दिमाग में, वो ये है कि यहाँ पे भाई फोर्सेस क्या है, फील्ड्स क्या है, ठीक है, और पोटेंशियल्स क्या है। तो इस चैप्टर को जब हम लोग अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते में हम लोग फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल्स, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि ये पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग डील किसको कर रहे हैं, तो डील हम लोग स्टैटिक चार्जेस को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस कहने का क्या मतलब हुआ? रुका हुआ चार्ज। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस कहने का क्या मतलब हुआ? रुका हुआ चार्जेस को डील करेंगे। अब इस रुके हुए चार्जेस में, स्टैटिक चार्जेस में अगर हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे किस बारे में बात हो रहा है, सबसे पहले स्टैटिक चार्जेस से भी पहले हमारे दिमाग में आता है कि चार्ज क्या है। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस तो ठीक है, स्टैटिक वर्ड को हटा दो, पहले तो चार्ज क्या वो भी अभी नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है वो बस इस बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला चैप्टर जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से पढ़ेंगे, ये बेसिकली क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट है आपका चार्जेस। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि आखिर चार्जेस क्या होता है, चार्जेस के बारे में पढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम लोग का चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज जो हमें जानना है, दैट इज योर चार्जेस। ठीक है, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? ठीक है, चार्जेस जिनके बारे में बात हो रहा है, आखिर ये चार्ज है क्या? तो चार्ज को बोला जाता है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, व्हाट इज चार्जेस? तो it is the fundamental property of matter। it is the fundamental property of matter। ठीक है, it is the fundamental property, it is the fundamental property of matter। ठीक है, जिस तरह फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल लो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल लो, ठीक है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को, जैसे हम लोग मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मास भी आपका क्या है? मास इज आल्सो द, इट इज आल्सो अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो चार्ज भी उसी तरीके से क्या है? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। इसको सब नोट कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, या फिर इसको आप कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कूलम्ब को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। और जनरली चार्जेस को हम जो जानते हैं, इनको दो तरीके से जानते हैं। ठीक है, एक हम लोग बोलते हैं वन इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अलग अलग पोलैरिटी के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। वन इज पॉजिटिव चार्ज, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है सेकंड, दैट इज योर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्जेस जो जनरली हम लोग जानेंगे, तो चार्जेस दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग ये जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट एक साइन है जो हम लोग यूज करते हैं कि हाँ, चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन के बेसिस पे। ठीक है ना, कि कैसे अगर वो करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और करंट के अपोजिट अगर फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और कॉमन चीज याद रखना है कि सेम चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करते हैं। ये चीज ऑलरेडी बच्चे से ही पढ़ाया जा रहा है। तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस बोलने से फिर सोचेगा कि सर क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम नहीं, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसी में अनलाइक चार्जेस चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से इतना चीज क्लियर होगा। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, दोनों को बस हम हल्का हल्का अलग से स्टार मार्क दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक और साइन से इसको डिनोट कर देते हैं ताकि पूरा क्लियर रहे। कहने का मतलब है पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल, नेगेटिव सिमिलरली नेगेटिव अट्रैक्ट। ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक, या फिर लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट 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 इसमें अगर हम लोग जानना चाहेंगे थर्ड कुछ बात जानते हैं चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चार्ज का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, चार्ज के बारे में सबसे पहले बात कब हुआ था? ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट हमेशा आता है, तो बोलते हैं तो ग्रीक लोगों ने चार्ज के बारे में बात करना स्टार्ट किया। ठीक है, किसने बात किया था? ग्रीक ने, है ना। ग्रीक ने, अब ग्रीक ने कैसे किया था? कम से कम 600 बीसी के अराउंड किया था। और किस चीज के थ्रू किया था? मतलब कि उनको कहाँ लगा कि चार्ज होगा? दो चीज को जब हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से रगड़ते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल बोलते हैं, फ्रिक्शनल चार्ज हम भी बोलते हैं एक्यूमुलेशन। तो वहां पे हम लोग तो देखेंगे कि जो है ना वहीं पे से ग्रीक ने पता किया था कि हाँ, दो चीज रगड़ने से आपका क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में बताते हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाते तब बताते, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है। ये बेसिकली करंट के बेसिस पे हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं व्हाट इज करंट? तो करंट हम लोग बोलते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकेंड। क्या बोलते हैं? चार्ज फ्लोइंग यूनिट सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है, चार्ज का आपका क्या हो गया? तो चार्ज को बेसिकली चार्ज का तो निकालना ही है ना, चार्ज रहने ही देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। और टाइम का क्या होता है? टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बता देता है टाइम को टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ए से, डायमेंशनल फॉर्मूला में। तो इसका मतलब जो क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए और टी। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा आपका? जैसे एम एल टी पढ़ते थे ना, एम एल टी माइनस टू, तो उसी तरह चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ए टी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ए टी। जगह थोड़ा उधर कम है, ए टी। कोई दिक्कत? क्लियर है मेरे ख्याल से? डायमेंशनल फॉर्मूला ए फॉर ए करंट का, एम्पियर का, और टी फॉर टाइम, टी फॉर टाइम। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज ए बाई टी। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, चार्ज को कहीं कहीं पे स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल क्यू से भी, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चार्ज को जनरली किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। कहीं पे कैपिटल क्यू भी करोगे, कहीं पे जैसे दो चार्ज ले रहे हो, किसी को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी को हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गया चार्ज के बारे में इतनी चीजें? हाँ बोलो। हाँ, एम्पियर इंटू टी ही है, जगह नहीं है ना। ठीक है, एम्पियर इंटू टी ही लिखे हैं। ठीक है, एम्पियर इंटू, या फिर ए टी जनरली बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दे देना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? चार्ज का टेबल यहीं पे लिख दे रहे हैं, ए टी। क्या हो जाएगा? ए
हाँ MLT-2 हाँ एक ही ब्रैकेट में डाल सकते, हाँ एक ब्रैकेट में, ठीक है ना, कुछ नहीं रहे AT, ठीक है ठीक है। तो ब्रैकेट एक्चुअली ब्रैकेट देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो AT लिख सकते हो। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा A, कोई दिक्कत, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं, डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। अच्छा उससे पहले एक छोटा सा डिटेल देना चाहेंगे, देखिए इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रुके हुए चार्जेस के बारे में, ठीक है। तो फ्लो करता हुआ चार्जेस जो होगा जिसके वजह से करंट है, मैग्नेटिज्म है, वो चीज पर्टिकुलर चीज अपने हम लोग डिस्कस नहीं करते, वो हम लोग डिस्कस कब करेंगे आफ्टर 2 चैप्टर्स, जब ये वाला चैप्टर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं उसके बाद हम लोग उस चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली बात किसके बारे में करेंगे, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज के प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो आता है कि चार्जेस एडिटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, देयर इज सम बॉडी, है ना, और इस बॉडी पे दो चार्जेस हैं, से Q1 और Q2। तो अगर तुमसे पूछेगा कि इन दोनों चार्जेस जो दो चार्जेस है तो टोटल बॉडी चार्ज मतलब इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना, ठीक है। तो टोटल चार्ज होगा बहुत इजीली आप बोलोगे कि इन दोनों का अलजेब्रिक सम, क्या होगा आपका अलजेब्रिक सम होगा। तो टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 से दिस इज कैपिटल Q, है ना, से कितना है कैपिटल Q के बराबर। तो कहने का मतलब है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, कहने का मतलब है कि चार्जेस जो होते हैं जैसे कोई बॉडी है उसमें दो तीन चार्जेस चार चार्जेस है, तो उसमें टोटल चार्जेस जो होगा वो उसका अलजेब्रिक सम होगा। जैसे जैसे एग्जांपल में अगर हम और भी बात कर ले, ठीक है, एग्जांपल में और बात कर ले, जैसे मान लो एक बॉडी है जिसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज है, -1 कूलम का चार्ज है, ठीक है, 2 कूलम का चार्ज है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, और 4 कूलम का चार्ज है। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 6 कूलम, अलजेब्रिक सम 1 - 1 0, 2 + 4 दैट इज 6, वेरी गुड, कोई दिक्कत। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 कूलम। तो यही कहने का मतलब हुआ कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्जेस को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी पे टोटल चार्ज उसमें जितने चार्जेस होते हैं उनका अलजेब्रिक सम होता है, तो दिस इज ओनली नोन एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरा सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट होता है चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। यानी कि एक बॉडी पे नेट चार्ज जो रहता है, आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज जो रहता है वो हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है, ठीक है, कंजर्व होता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, ये मोला हम ये बोले कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ठीक है, ये सिस्टम आइसोलेटेड है और इसके दो केसेस आपको दे दिए, जैसे बोलिए इसके ऊपर 1 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है, एक 2 कूलम है, एक -3 कूलम है, ठीक है, इस पे हम बोल दिए इस पे 4 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है, एक -2 कूलम है, ठीक है, और एक x कूलम कुछ है। तो हम पूछे x कूलम कितना होगा, तो तुमको पता है चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम में, तो दोनों में जो टोटल चार्ज होगा नेट चार्ज होगा वो क्या होगा
सेम होगा। तो नेट चार्ज जो आपका सेम है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 कूलम प्लस, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि 1, हाँ 1 + 2 - 3 इज इक्वल्स टू 4 - 2 + x। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इधर हो गया आपका, इधर आ जाएगा 3 - 3 दैट इज 0, और इधर से आपका 4 - 2 -2 यानी कि -2। कोई दिक्कत, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा, -2 कूलम का। तो यही चीज को हम लोग बोलते हैं चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है ना। चार्ज मतलब एक तरह से इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हाँ, इट कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू, चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है, जब तक आप उसको कंडक्ट ना करो, है ना, दूसरे बॉडी में, ठीक है, या फिर अलग अलग मीन्स होते हैं जिसके थ्रू चार्ज फ्लो करता है, आप जबरदस्ती फ्लो करवाओ ना दूसरे बॉडी में, तब तक चार्ज कहीं जाने वाला किसी बॉडी से नहीं, ठीक है। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। इसके बाद नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत है ना, ये है आपका, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। तो चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि क्वांटाइज्ड कहने का मतलब है कि दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज है ना, जो मैग्नीट्यूड का चार्ज हम लोग बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन हो, वो कि बेसिकली किसका है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का, आप ऐसे जनरली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात। तो दुनिया में कोई भी जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टी, मतलब या तो वो एक इलेक्ट्रॉन से बना होगा, ऐसा सोच लो कि एक इलेक्ट्रॉन से बना होगा, है ना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, क्योंकि कोई भी सबसे छोटा चार्ज जो हमको दिख रहा है गोटा फॉर्म में, वो कौन सा है, वो आपका इलेक्ट्रॉन है। तो किसी चीज पे एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज हुआ, मानी हुई। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर 2 × इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 × मतलब हमेशा चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो आप इसको दो फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो ताकि आप भूलो ना। पहला, द स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज, चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसके ऊपर का चार्ज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, ये वैल्यू कितना होता है, ये होता है, इसको या तो QE या फिर E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बोलेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बस ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो माइनस से होगा, ठीक है। अब सबसे छोटा चार्ज किसका है, या तो इलेक्ट्रॉन का, या फिर आप ऐसे प्रोटॉन भी सोच सकते हो, ठीक है, क्या सोच सकते हो, प्रोटॉन भी सोच सकते हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एक प्रोटॉन होगा तो प्लस हो जाएगा, और कुछ तो डिफरेंस नहीं आना है, ठीक है। और दूसरा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि द चार्ज ऑन एनी बॉडी, द चार्ज, द चार्ज on any body, the charge on any body is the integral multiple, integral multiple 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 of the charge of electron, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, कहने का मतलब है आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा Q बराबर हमेशा प्लस माइनस एनई के बराबर होता है। ठीक है, आज प्लस माइनस लिखने का कोई जरूरत है नहीं है ना, क्योंकि हम इंटीजर बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, इंटीजर। तो यहाँ पे n आपका इंटीजर हुआ तो नॉर्मल सा बात है, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है ना। होल नंबर ना सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, होल नंबर में जीरो आ जाता है। इंटीजर क्या होता है, सारा नेगेटिव है सारा पॉजिटिव नंबर, तो ये इंटीजर हो गया, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ, ठीक है, इंटीजर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर charge of electron, magnitude of also 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन लिख लो और तुम लोग इसका आंसर बताओगे तुम लोग, है ना। क्वेश्चन ये है, कैन कैन अ चार्ज can a charge of 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb possible or not on any body? Possible or not on any body? Possible or not on any body? क्या किसी बॉडी पे 4.8 into 10 to the power minus 19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है या नहीं, यही क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो हो जाएगा, बताइए जल्दी से। पॉसिबल है, कैसे पता किए, तो बहुत सिंपल है, इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आप डिवाइड कर दो, है ना। अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, जैसा कि ये डेफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, अगर है तो मतलब पॉसिबल है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आ रहा है, इंटीजर डेसिमल नंबर आ जा रहा है, तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका 4.8 दिया था, तो आप इसका क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन में लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, माइनस 19 लिखना कोई जरूरत नहीं, माइनस आपको मैग्नीट्यूड से मतलब, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है, और इंटीजर प्लस माइनस दोनों होता है, तो सिर्फ तुम इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ही लिख दोगे तो उसी से काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना आ गया आपका 3, कितना आ रहा है 3, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब क्योंकि 3 इट सिंस इट इज अ इंटीजर, ऐसे करके आप लिख देना, सिंस इट इज अ इंटीजर, इंटीजर integer, so this charge is possible, so this charge is possible। कोई दिक्कत, समझ में आ गया है ना, पॉसिबल। और यहाँ पे एक चीज आप ऐसे भी समझ गए होगे, क्वेश्चन देने से पहले, इसका मतलब ये था कि अगर आपको 2.5 ई ऐसा कोई चार्ज मिल जाए, 2.5 ई मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 2.5 टाइम्स 1.2 ई, है ना, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दीज आर नॉट पॉसिबल, दीज चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज़ दिस इज नॉट इंटीजर, है ना। हमेशा क्या होगा, इंटीजर कहने का मतलब समझ रहे हो, इंटीजर कहने का मतलब है किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो आइदर इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा या फिर इंटीग्रल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। इंटीग्रल बेसिकली बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो, 1.6 into 10 to the power minus 19, तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कहने का मतलब किसी भी चीज पे अगर चार्ज होगा वह तो 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, 30 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन को आधा आधा तोड़ करके दोनों तरफ तक
वैसा आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज जो पाया जाता है दुनिया में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो फर्दर और छोटा है नहीं उससे। कोई दिक्कत, छोटा क्वांटिटी जो चार्ज का सोचे हम लोग, तो सबसे छोटा क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होगा। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जो किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द। कोई दिक्कत, समझ में आ गई? ठीक है, तो आज हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग है ना हल्का सा बात कर लेते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इस पे बात कर लेते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, टाइप्स ऑफ materials on the basis of charge flow, on the basis of charge flow, charge। ठीक है, तो इसके बेसिस पे बेसिकली तीन तरीके के मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला है कंडक्टर्स। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, जो चार्ज है ना, हम यहाँ पे बोलते हैं कि चार्ज के फ्लो के वजह से जो होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कौन सा चार्ज फ्लो करता है, चार्ज पार्टिकल्स किसमें होते हैं, या तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यही जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स का फ्लो जनरली फ्रॉम वन बॉडी टू वन बॉडी नहीं होता है। जबरदस्ती हम कर सकते हैं, अगर क्या बोलते हैं उसको, जहाँ न्यूक्लियस को तोड़ दे वहां पे भी प्रोटॉन का फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे प्रोटॉन्स फ्लो नहीं करते। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो याद है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हमेशा रहता है। किसका रहता है, तो यहाँ जो चार्ज फ्लो हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली किसके फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में बात। तो सबसे पहला है कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स आपको डिफाइन अगर करने बोलेगा तो आप ऐसा लिख सकते हो, द सब्सटेंसेस which offers very low resistance to the flow of charge, offers very low resistance मतलब जो रेजिस्ट करता है, किसको रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ रोकना है ना, फ्लो ऑफ चार्ज को। तो जो सबसे कम रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, वो होता है, वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस टू द वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोले, अब समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि बेसिकली जो चार्ज फ्लो करता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। तो व्हिच ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कहने का बेसिकली यहाँ कहने का मेरा मतलब किससे है, चार्ज। किसका मतलब है, चार्ज। ठीक है, सेकंड आपका है सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। पहले को सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इसका क्या है, which offers very high substances which offers very high resistance, offers very high resistance to the flow of charge, very high resistance to the flow of charge, to the flow of charge और इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो इसका कंडक्टर्स का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेटल्स होता है। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पता होगा। ठीक है, चार्ज का फ्लो होता है। इंसुलेटर्स कोई बोलेगा तो बहुत सारे रबर बोल सकते हो, वुड बोल सकते हो, अलग अलग चीज इस तरीके का। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर बोल सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर भी आपका इंसुलेटर होता है। ठीक है, रबर हो गया, वुड हो गया, है ना। इसके बाद क्या आपको बोले, अभी क्या बोले थे, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। प्योर वाटर भी आपका क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर है। और तीसरा जो सब टाइप आता है इसमें
कौन सा है, वो है आपका सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, which offers resistance in between conductors and insulators, ठीक है, which the substances which offers resistance in the range between between which offers resistance in the range between conductors and insulators to the flow. Conductors and insulators to the flow of charge. Flow of charge. ठीक है, और 12th में आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका एग्जांपल्स है। जनरली जो मटेरियल सबसे ज्यादा यूज होता है वो 14th ग्रुप का मटेरियल होता है, और दूसरे किसी चीज के साथ मिक्स करके तब हम सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कहता है, ठीक है, सिलिकॉन है ना, लेकिन सिलिकॉन डायरेक्टली होता है, डोपिंग करते हैं, दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स को मिक्स किया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है, तो जनरली इसका ज्यादा अच्छा एग्जांपल सिलिकॉन इस तरीके से एग्जांपल आता है। क्लियर मेरे ख्याल से समझ में आ गया इतना, ठीक है, तो दीस आर द थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट वेज ऑफ फ्लो, किस तरीके से हम लोग चार्ज का फ्लो करवाते हैं, जैसे कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।